हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वन डेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दुर्गेश पांडे। और सर, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सर अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है सर गेम चेंजर। ठीक है, गेम चेंजर होगा क्या, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। देखो, गेम चेंजर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जीके जीएस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, इसके साथ आने वाली जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। जीके जीएस में अगर किसी भी कंडीशन में बुरे से बुरे हालात में भी 25 में 25 करना है तो गेम चेंजर को करना मत भूलिएगा, है ना। पहला लेक्चर ये है, उसके बाद से आने वाला लेक्चर जो है एकदम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और बार बार करना है, बार बार करना है। इसका पीडीएफ आपको मैं वन डेयर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आपको सर सीधे वन टेलीग्राम पे जाकर लिखना है वन डेयर्स, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। पीडीएफ भी ले लीजिएगा, प्रिंट आउट भी कर लीजिएगा। बहुत सारे सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं करने के लिए। पहले तो हम अपने एग्जाम के हिसाब से भी करेंगे, चीज़ों को करेंगे, कोशिश करेंगे कि हो जाए सारी चीज़ें, है ना। किसी भी कंडीशन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स जीएस में आएंगे और जीएस आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ऊपर वाले का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन पहला क्या है, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है सीरियल 2024 का। इसमें पूछा जा रहा है सर, आपसे पूछा ये जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाइल प्रेजिंग द अमेंडिंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडिंग फीचर मतलब, कहने का मतलब ये कि भारतीय संविधान का जो संशोधन वाला प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छी बात बोली है दिस वेराइटी इन अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट इज रेयरली फाउंड। ये बहुत बुद्धिमानी की बात है, बुद्धिमत्ता पूर्ण कहानी है, लेकिन शायद ही कहीं पाई जाती है। ये बात किसकी बात है। एकदम सीधा सवाल, ऐसे भी एग्जाम में आते हैं सवाल, तो सर लूसेंट पढ़ने से आपकी चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी। इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि लूसेंट पढ़ के चीज़ें हो जाएंगी, तो ये असंभव है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ये ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो भैया, तो ये शब्द किसके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसी वियर का। केसी वियर ने ऐसा बोला था कि जो अमेंडिंग प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है बहुत अच्छा है, विजडमफुल है, वाइज है, लेकिन दुनिया में कहीं नहीं, मतलब कहीं काफी हद तक समझिए कि कहीं पाया जाता होगा, नहीं तो रेयरली फाउंड, मिलता ही नहीं है इस तरह की बातें। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी केसी वियर के द्वारा। केसी वियर ने और क्या बोला था, तो याद रखिएगा, किसने, ग्रैनविल ऑस्टिन की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन की बात करते हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक शब्द दिया था क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। याद रखिएगा, ये शब्द किसके हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का तो है, लेकिन कैसा है, कोऑपरेटिव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब देखो, फेडरल फेडरल मतलब होता है दो चीजें, एक आपका सेंटर है और एक आपका स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट को भी पावर कुछ दिया गया है, सेंटर को भी पावर दिया गया है, और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, इसको बोला जाता है फेडरलिज्म। अगर केवल सेंटर को पावरफुल बनाया गया होता तो ये क्या कहलाता आपका, तो ये कहलाता आपका क्या, यूनिटरी, यूनिटरी फीचर। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात करी है, तो ये शब्द इंडिया में ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये बात आपको याद रहेगा, बताओ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द जो है वो किसके हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो शब्द है वो ग्रैनविल ऑस्टिन के हैं। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन में एक और शब्द दिया होगा है, आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था। तो बताइए सर, आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, इंडिया क्या है, तो इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग है, कैसे, सेंट्रल के लेवल पे, सेंट्रलाइजिंग, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इंडिया के पास में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये बात किसने बोली थी, तो ये बात बोली थी आइवर जेनिंग्स ने। याद रखिएगा, और एक शब्द और याद रखिएगा कि मॉरिस जॉन्स ने क्या बोला था, केसी वियर ने ही बोला था क्या, क्वासी फेडरलिज्म। इंडिया जो है वो क्या है, क्वासाई फेडरल है, याद रखिएगा। और क्वासाई फेडरल को ही बोला जाता है क्या, सेमी फेडरल। तो ये सारे शब्द ध्यान रखिएगा। सेमी फेडरल इंडिया को किसने बोला था, केसी वियर ने बोला था। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, आइवर्जेनिक्स ने बोला था स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी थी। और इसके बाद मॉरिस जॉन्स, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, मॉरिस जॉन्स ने क्या बात करी थी, तो मॉरिस जॉन्स ने बोला था क्या, इन्होंने बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म। इंडिया जो है वो क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ये भी कहानी आप ध्यान रखिएगा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ये कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर बात। चलिए, अब इसके अलावा कुछ और भी बात कर लिया जाए तो
इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जैसे होता है इंडिया में नॉमिनल हेड कौन होता है। देखिए, इंडिया में दो टाइप के हेड होते हैं। और इंडिया किस टाइप का गवर्नमेंट है, अगर पूछा जाए इंडिया किस टाइप का गवर्नमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, देखो दो चीज होती है, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा होता है क्या? दूसरा कौन होता है बताओ? हेड ऑफ द गवर्नर। दो लोग होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट की जब बात करा जाता है तो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट दादाजी साहब, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो जाता है हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है भैया? प्रेसिडेंट। और यहाँ पर हेड, हेड का मतलब क्या होता है? दो टाइप के लोग हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड और एक रियल हेड। इसको लिखते चलिएगा, एक को बोला जाता है नॉमिनल हेड, एक को बोला जाता है रियल हेड, ठीक है भैया। चलो, रियल हेड को आपके कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बोला जाता है डी फैक्टो। फैक्ट मतलब रियल, तो डी फैक्टो याद रखिएगा। नॉमिनल को क्या बोला जाता है? डी जूरे बोला जाता है। नॉमिनल हेड कौन होता है भैया? तो नॉमिनल हेड होता है, ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 74 में दिया हुआ है। और नॉमिनल हेड किसको बनाया है? दादाजी को बनाया है, यानी प्रेसिडेंट जी को बनाया है। लेकिन डी फैक्टो की जब बात किया जाए तो डी फैक्टो जो है आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। और ये किसको बनाया है भैया? तो ये बनाया है आपके प्राइम मिनिस्टर जी को, यानी नरेंद्र चाचा जी को, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। नॉमिनल हेड डी जूरे हेड होता है और रियल हेड डी फैक्टो हेड होता है। ये कहानी जो है थोड़ा क्लियर रखते चलिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो पीएम को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट जो, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है किसको? अपॉइंट करता है किसको? तो अपॉइंट्स करता है पीएम को। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल है आपका 75, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो होता है, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा में, जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो मिनिस्टर्स जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। सारे एक साथ मिलकर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया किसके? तो ये होते हैं लोकसभा के, याद रखिएगा, लोकसभा के, है ना। इसके अलावा और एक मिनिस्टर जो होता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? एक मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सारे मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के। पार्लियामेंट जो है किस आर्टिकल में लिखा हुआ है आपका? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। लोकसभा किस में लिखा हुआ है? तो लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में लिखा है। राज्यसभा किस में लिखा हुआ है? राज्यसभा आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। लोकसभा में कितनी सीट है भैया अपने पास? तो अपने पास 550 सीट है, जिसमें 543 पर इलेक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा में कितनी सीट है? राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, और हाउस ऑफ काउंसिल बोला जाता है, हाउस ऑफ काउंसिल, अपर हाउस, हाउस ऑफ काउंसिल बोला जाता है। और राज्यसभा में कितनी सीट है? तो राज्यसभा में अपने पास है मैक्सिमम 250 सीट, जिसमें 238 का जो होता है इलेक्शन और 12 का होता है नॉमिनेशन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी पॉलिटी से विशेष जो है थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। अब और आगे आते हैं, कुछ और बात बताते हैं, इसके बाद हम आएंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन थोड़ा और पॉलिटी की बातें जो हैं थोड़ा डीप डाउन कर लिया जाए, जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कहा जाए, पार्लियामेंट को चलाने के लिए कितने लोग होने चाहिए, कौन कितने लोग रहेंगे तो पार्लियामेंट चलेगा, यानी पार्लियामेंट के कोरम की बात हो रही है। कोरम की बात हो रही है, कोरम में याद रखिएगा 1/10, 1/10 लोग होने ही चाहिए तभी पार्लियामेंट चलेगा। जैसे 543 का इलेक्शन हुआ, जिसमें से 54 लोग आएंगे तभी पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। राज्यसभा में 250 का नॉमिनेशन, 250 लोग आए, तो इसमें से 25 लोग आएंगे तभी क्या होगा? आपका पार्लियामेंट चलेगा, सेशन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसी को बोला जाता है कोरम। तो पार्लियामेंट का कोरम 1/10 होता है, जो टोटल लोकसभा का या राज्यसभा का। किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल 343, 343 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए कौन सा लैंग्वेज है? दादाजी के लिए कौन सा लैंग्वेज है भैया? सॉरी, दादाजी के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है आपका 54 से लेकर और आगे तक है, लेकिन 54 55 ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए जीएसटी जो है,
जीएसटी, इस बार अभी सीडीएस का सवाल था, 2 दिन पहले आया था। जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया था? तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों, क्लियर है बात? अब आते हैं कितने शेड्यूल हैं। अच्छा, पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो कहानी है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो कहानी है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कब आया था? बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी कब आई थी? तो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी भाई साहब आई थी आपकी केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है बात? हम्म। चलिए अब आते हैं कितने शेड्यूल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले टाइम भी सवाल आया था, इस बार भी सवाल आएगा ही आएगा। तो कितने शेड्यूल्स हैं आपके पास आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये 12 शेड्यूल्स हैं। कौन कौन से शेड्यूल्स हैं? तो पेज एक ऐड करके मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए। सबसे पहले शेड्यूल का नाम लिखिए, पहला फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो दिया हुआ है राज्यों के बारे में, और राज्य के बाद इसमें दिया हुआ है यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? सेकंड शेड्यूल में अमोल्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है। इमोल्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है। इमोल्यूमेंट यानी किसकी सैलरी कितनी होगी, इसके बारे में लिखा हुआ है। थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? तो एकदम ऐसे याद करिएगा, थर्ड शेड्यूल में जो है वो सबके ओथ्स और अफर्मेशन के बारे में दिया हुआ है, शपथ कैसे लेना है। चौथे में क्या दिया हुआ है? फोर्थ शेड्यूल में नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा हर स्टेट का राज्यसभा का सीट कितना होगा वो दिया हुआ है। पांचवें में क्या दिया हुआ है? तो पांचवें में दिया हुआ है शेड्यूल एरिया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में दिया हुआ है? शेड्यूल एरिया के बारे में दिया हुआ है, शेड्यूल एरिया के बारे में दिया हुआ है। छठे में क्या दिया हुआ है? सिक्स्थ में, तो सिक्स शेड्यूल में जो है वो शेड्यूल एरिया के बारे में है, लेकिन 4 राज्यों के, बस 4 राज्य के शेड्यूल एरिया के बारे में दिया हुआ है। 4 स्टेट के, 4 स्टेट के आपके किसके बारे में दिया हुआ है? तो 4 स्टेट के शेड्यूल एरिया के बारे में, जैसे असम। लिख लीजिएगा ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, उसके बाद कौन होता है? मेघालय, असम मेघालय। उसके बाद कौन दिया हुआ है? त्रिपुरा। और उसके बाद कौन दिया हुआ है? मिजोरम। ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इसको याद करने का तरीका AMTM करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं 7वें शेड्यूल पे। 7th शेड्यूल की बात कर लिया जाए। 7th शेड्यूल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है। कितने लिस्ट के बारे में? 3 लिस्ट के बारे में। पहला लिस्ट है जिसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट। दूसरा लिस्ट है इसको बोला जाता है क्या? स्टेट लिस्ट। तीसरी लिस्ट है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट, याद रखिएगा। यूनियन लिस्ट की कहानी जो है, यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? यूनियन। तो जैसे आपसे पूछा जाए डिफेंस किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर की कहानी किस में आएगी? तो फॉरेन अफेयर की कहानी जो है आपको यूनियन लिस्ट में आएगी। स्टेट लिस्ट में क्या क्या कहानी चलती है? तो स्टेट लिस्ट में पूछा जाएगा पुलिस, पुलिस जो है वो किस में आता है? तो स्टेट लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ किस में आता है? याद रखिएगा पब्लिक हेल्थ जो है वो भी आता है आपका स्टेट लिस्ट में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशन किस में आता है? तो याद रखिएगा एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, आपके साथ 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट के बारे में दिया गया है। यूनियन लिस्ट जिसपे कानून बनाएगा केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बना सकता है, और उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों पे कानून, दोनों कानून बनाएंगे। और अगर मान लो कॉन्करेंट लिस्ट का कोई टॉपिक है एक्स, इस पे कानून सेंट्रल का भी बना हुआ है, स्टेट का भी बना हुआ है, तो किसको फॉलो किया जाएगा? तो सेंटर को फॉलो किया जाएगा। जब तक सेंटर ना कह दे कि हमारा नहीं फॉलो करना है, तब तक की कहानी चलती है। उसके बाद याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8th शेड्यूल में किसके बारे में दिया हुआ है? तो लैंग्वेजेस के बारे में, भाषा के बारे में दिया हुआ है। तो अगर पूछा जाए 8th शेड्यूल में इंडिया में कितने लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किए गए हैं? तो 22 लैंग्वेज किए गए हैं। ओरिजिनली कितना हुआ करता था, इस बात को लिख लीजिएगा। ओरिजिनली कितना हुआ करता था? ओरिजिनली जो है अपने पास 14 लैंग्वेज हुआ करते थे। ठीक है, ओरिजिनली कितना हुआ करता था? 14 लैंग्वेज हुआ करते थे। 15वां लैंग्वेज कब जोड़ा गया था? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
जो हुआ था 1967 में, तो इससे 15वां लैंग्वेज जोड़ा गया था और उसका क्या नाम था? उसका नाम था सिंधी। याद रख लीजिएगा, ये सब पूछा जाएगा। जो जोड़ा गया था वो तो अल्टीमेटली पूछा ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद याद रखिएगा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में। इसमें जो है आपका 3 लैंग्वेज जोड़ा गया था। 3 लैंग्वेज कौन कौन से जोड़े गए थे? तो इसको याद रखिएगा, नमक से याद कर सकते हैं, नमक, NMK, नमक। ठीक है, तो N मतलब हो गया नेपाली, M मतलब हो गया मणिपुरी और K मतलब हो गया कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज जोड़े गए थे। तो 15 के बाद 16, 17 और 18 हो गए। उसके बाद आगे जब बढ़े तो 4 चीजें और जोड़ी गई। तो ये आपका अमेंडमेंट था 92nd। देखो 21 और 71 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92 आएगा, 92 आएगा। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 2003 में, उससे 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे। चारों के नाम क्या है? तो चारों का नाम हो जाएगा आपका BDMS। बी मतलब हो गया बोडो, डी मतलब हो गया डोगरी, एम मतलब हो गया मैथिली, और एस मतलब हो गया क्या? संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 चीजें जोड़ी गई थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात और मैं आप बात और बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी, 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 2011 में। इससे क्या कर दिया गया था? इससे उड़िया, पहले उड़िया बोला जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता था? उड़िया बोला जाता था। उड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उड़िया का नाम बदलकर लिख दिया गया था ओडिया, ODIYA। याद रखिएगा, उड़िया का नाम बदल के उड़िया कब लिखा गया था? एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था। ठीक है, और अब 8वां शेड्यूल खत्म होता है, 9th शेड्यूल पे आते हैं। तो 9th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? लैंड रिफॉर्म के बारे में दिया हुआ है। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म और जमींदारी सिस्टम के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? जमींदारी सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है आपके किसमें? 9th शेड्यूल में। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या लैंड रिफॉर्म के जितने भी कानून आते हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, कभी मान लो कोई कानून बना लैंड रिफॉर्म का, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने मन से जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, देख सकता है क्या ये गलत है या नहीं गलत है? तो याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। किस केस में बताया गया था? तो इस केस का नाम याद रखिएगा, IR कोयलो केस। कोयलो केस, IR कोयलो केस में बताया गया था कि लैंड रिफॉर्म के किसी भी कानून पर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है हम कहाँ से ले आते हैं? तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आता है आपका कहाँ से? तो ये आता है, लिंकेज है आर्टिकल 13 से। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड एक केस था, इसका नाम था सुभाष शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो याद रखिएगा सुभाष शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया था। भाई बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी से तो इतनी हालत खराब है मेरे, एक तो पंखा भी नहीं चल रहा है, गरीब आदमी। चलो ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया आपका 9th शेड्यूल के बारे में। उसके बाद आगे आते हैं 10th शेड्यूल के बारे में, क्या लिखा हुआ है? 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल जो है वो कब जोड़ा गया था? और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, दल बदल अधिनियम के बारे में। दल बदल अगर आप कोई करते हैं, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो दल बदल का कानून लगता है। बहुत सारे केसेस हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये कब आया था? तो ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूट 52वां संविधान संशोधन 1985, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से। ये चीज़ याद रखिएगा, और ये 2 आर्टिकल से रिलेटेड है। 2 आर्टिकल याद रखिएगा, जब लोकसभा राज्यसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 में, और जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे विधानसभा की, तो आर्टिकल 191 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आगे जब बढ़ा जाए तो आगे जो है 11th शेड्यूल की बात करा जाए। 11th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है, पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पंचायत के बारे में लिखा हुआ है, कितने फंक्शंस दिए गए हैं, कितने सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं? तो 9 2 11 से याद रखिएगा कितने, 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायतों के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल याद रखिएगा 243 243 से लेकर 243 ओ तक है, याद रखिएगा, इसको ओ पढ़ा जाता है ना।
ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद 12th शेड्यूल की जब बात करें हैं, 12th शेड्यूल, तो 12th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? तो 12th शेड्यूल में लिखा हुआ है आपका क्या? तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। और इसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? इसमें टोटल सब्जेक्ट या फंक्शन की बात करा जाए तो फंक्शंस हैं आपके 18। बात खत्म हो गई। तो ये आपके 12 शेड्यूल हो गए जो आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल है 368। उसके बाद आगे आपसे बात करा जाए कि बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल है? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आपके एग्जाम के लिए, इसमें बहुत चर्चा में रहा भी है और इस बार सीडीएस में भी आया था सवाल, वो आपको कराऊंगा। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल दिया हुआ है कौन सा? 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद आपसे बात करा जाएगा कि ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर एक दूसरे के राज्य में आप व्यापार करना चाहते हैं तो ये किस केस में लिखा हुआ, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल है आपका 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद आपसे बात करा जाएगा फिनेंस और प्रॉपर्टी की बात। फिनेंस एंड प्रॉपर्टी, ये किस में लिखा हुआ है? फिनेंस एंड प्रॉपर्टी वाली कहानी, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। उसके बाद शेड्यूल और ट्राइबल एरिया की अगर बात किया जाए, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया की अगर हम बात करें तो ये किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे पढ़ा जाएगा यूनियन के बारे में, कहाँ लिखा हुआ है यूनियन के बारे में? तो याद रखिएगा आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच में लिखा हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा स्टेट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा इसको, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक लिखा हुआ है। उसके बाद आपसे बात करा जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी, क्या लिखा बोला जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ लिखा हुआ है? ड्यूटीज, तो याद रखिएगा आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है। 51A में लिखा हुआ है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था? तो ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बिहाफ पर जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। कितने ड्यूटीज़ हैं? तो 11 ड्यूटीज़ आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में आता है। सिटीजनशिप की कहानी कहाँ लिखी हुई है? तो सिटीजनशिप की कहानी जो है वो लिखी हुई है आपकी कहाँ पर? तो आर्टिकल 5 से लेकर कब तक? 11 तक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में कहाँ दिया हुआ है? केंद्र और उसका राज्य, सह राज्य जगह। ठीक है, यूनियन एंड, पसीने से भीगा हूँ, इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो ये भी बात याद रखिएगा कहाँ लिखा हुआ है ये? तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक लिखा हुआ है। ये सारी बात आप याद रखिएगा। तो पॉलिटी में इतना कुछ अगर याद है तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है दूसरा पॉलिटी का ही सवाल है, क्या? CHSL 2024 का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंसेस इज करेक्ट एज पर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल, प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं। तो प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द जो हैं आते हैं, सीक्वेंस में बताना है। तो देखो प्रियम्बल मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल शुरू कहाँ से होता है? तो प्रियम्बल शुरू होता है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, इसमें देखो शब्द आते हैं, पहले सॉवरिन, उसके बाद सोशलिस्ट, उसके बाद सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। 5 चीजें आ गई। इसको याद करने का तरीका SSDR से याद रखिएगा, सॉवरिन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉरी सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यही आता है ना? बताओ सॉवरिन क्या आता है? देखो देखते रहो, देखते कैसे रहो, लिख भी रहो, SSDR। तो एस मतलब क्या हो गया? सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब क्या होता है? हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसको सॉवरिनिटी बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है संप्रभुता। ठीक है, उसके बाद दूसरा एस का मतलब सोशलिस्ट होता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास पब्लिक पब्लिक प्लेयर भी हैं, सरकारी प्लेयर भी हैं, और हमारे पास प्राइवेट प्लेयर भी हैं। हम सबको जो है, सबको काम देते हैं, सबको जगह देते हैं। ये एस का मतलब क्या होता है? सेक्युलर। और सेक्युलर का मतलब होता है
सरकार और धर्म ये दोनों अलग अलग, गवर्नमेंट और रिलीजन ये दोनों अलग अलग होंगे, इसको बोला जाता है सेक्युलर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर गवर्नमेंट रिलीजन में काम कर भी सकती है। इसके अलावा डी मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है डेमो, डेमो मतलब पीपल, क्रेटी मतलब शासन, तो लोगों का शासन होता है, इसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है। और डेमोक्रेटिक का मतलब, और आर मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी प्राइम प्रेसिडेंट साहब क्या होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रियम्बल में 5 शब्द जो दिए गए हैं उसकी कहानी। उसके बाद पूछा जाएगा, ये एक शब्द लिखा हुआ है पूरा, एक लाइन देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या दिया है। सोर्स क्या है, सोर्स जो है, सोर्स ऑफ पावर, ये एग्जाम में सवाल आया है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने ये शब्द कहाँ से लिया है, तो वी द पीपल ऑफ शब्द जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उसमें लिखा था वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो याद रखिएगा। उसके बाद 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बात किया गया है, ये लिख लीजिएगा कहीं किनारे। कितने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जस्टिस की बात करी गई है, तो 3। कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 टाइप के जस्टिस होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिबर्टी कितने हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। लिबर्टी कितना है, आज़ादी, तो लिबर्टी याद रखिएगा, थॉट, पहला तो थॉट का, विचार का, थॉट के बाद क्या होता है, थॉट के बाद होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद क्या होता है, बिलीफ, विश्वास करने का भी आज़ादी है, आपको कर सकते हैं। उसके बाद होता है फेथ, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, वर्शिप हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये लिबर्टी 5 हो गए। इक्वेलिटी किसका किसका है, सब अलग अलग है, देखिएगा। इक्वेलिटी कितने हैं, तो इक्वेलिटी है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। किसकी किसकी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। तो ये हो गया इक्वेलिटी। उसके बाद फ्रेटर्निटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कहने का मतलब डेट क्या है, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसी 26 नवंबर 1949 को 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर को। बात समझ में आ रही है, इसको बोला जाता है सर आपका प्रियम्बल। तो पूछा जा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। पूछा जा रहा है कि बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसके बारे में क्या सही है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई करा था इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947, देखते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था नेशनल एंथम को जनवरी 1950 में। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था नेशनल सॉन्ग को जनवरी 1948 में। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा था नेशनल फ्लैग को जुलाई 1949 में। पूछा जा रहा है कि सही क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में कुछ बताना चाहता हूँ, फिर आ जाएंगे इसके बारे में, और सही क्या हो जाएगा खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, देखो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल के बारे में पहले यहीं शुरुआत कर रहे थे। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल कहाँ से आया, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा था। याद रखिएगा क्या पास करा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा था, रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा था। तो ये डेट पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो याद रखिएगा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब हुआ था, तो ये पास कब हो गया था, तो ये पास हो गया था आपका, एडॉप्ट हो गया था 22 जनवरी 1947 को, है ना। इसी को क्या बाद में क्या बना दिया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही प्रियम्बल बना दिया गया, मतलब मिला दिया गया उसी प्रियम्बल में, प्रियम्बल टाइप बना दिया गया। प्रियम्बल जो अभी का है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही कॉपी है। इसके बाद ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, ये डेट याद रखना है पूरा, 1946 फर्स्ट सिटिंग हुआ था किसका, पहला बैठक हुआ था किसका, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फर्स्ट सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान हमारी बनाती थी,
ठीक है। और इस समय प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था पहली बार? तो प्रेसिडेंट बने थे हमारे ऑनरेबल सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। और इस समय सेकंड सीटिंग हुआ था। और इस समय जो है प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, चलो अब पूछा जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। एच सी मुखर्जी, दो नाम थे, याद रखिएगा, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णामचारी, दोनों नाम याद रखिएगा, कृष्णामचारी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये तो लिख ही लिया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट है जो आप ध्यान रखिएगा, आज ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि बार बार कोई समस्या एक साथ ही लिख लीजिएगा। कि नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था, डेट लिख लीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को। आज़ादी से पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन पूछा जाएगा नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल एंथम जनगण मन या नेशनल सॉन्ग की बात करा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो ये अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? तो वही 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा वंदे मातरम को, तो वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए कब रेटिफाई करा था? तो याद रखिएगा, इंडियाज मेंबरशिप, अब क्या होता है कॉमनवेल्थ बताता हूं, ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन की एक कमेटी होती है, और ये हुआ था मई 1949 को, मई 1949। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। नेशनल एंथम को जनवरी 1950 में लिया गया था। अब कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ ऐसे नेशंस होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है, जिस पर पहले ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, उसको क्या बोला जाता है? कॉमनवेल्थ नेशन बोला जाता है। तो ये सारी कहानी आप एक बार के लिए ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? बताइए सर। क्लियर हो गई बात? तो इतनी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा इससे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या है? तो करेक्ट हो जाएगा आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया था? जनवरी 1950 में। बाकी सबका मैंने डेट बता दिया है, आप जाके लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपके पास लिखा हुआ है सारी चीज़, और एकदम याद रखिएगा, इसके बाद भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे है। अंडर द दिल्ली सल्तनत अ रिलीजियस टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन वेल्दी एंड रिच मुस्लिम इन इंडिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मुसलमान धनवान मुसलमानों पर लगाया जाता था, धनवान मुसलमानों पर, उसको क्या बोला जाता था? उसको जक़ात बोला जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जक़ात क्या होता है? तो ये 5 पिलर ऑफ इस्लाम में एक होता है कंपलसरी टैक्स, जो मुस्लिम जो होते हैं, जो वेल्दी होते हैं, वो देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, मुस्लिम जो देते हैं उसको जक़ात कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? दिल्ली सल्तनत ने इसको इम्पोज करा था। और उसके बाद खराज क्या होता है? जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एक शब्द खराज, KHARAJ। खराज क्या होता है? तो खराज जो होता है एक लैंड टैक्स टैक्स होता था, एग्रीकल्चरल लैंड पर लगता था, किसी भी धर्म के लोगों के ऑनर के ऊपर, किसी कोई भी धर्म का हो, ऑनर है अगर, तो उसके ऊपर लगता था। ये होता था जो 50% के आसपास होता था। जैसे खराज जो जिसका भी जमीन होता था, जो जमीन का मालिक होता था, उसको जितना भी जमीन पर पैदा हुआ कोई चीज़, 50% जो प्रोड्यूस हुआ, वो कर के रूप में लैंड टैक्स हुआ करता था, वो दे देना पड़ता था किसको? दिल्ली सल्तनत को। उसको खराज बोला जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चरल लैंड पे लगता था। जजिया क्या होता था? आपसे पूछा जाएगा। जजिया, जजिया भी एक टैक्स होता था। तो एक पोल टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम एडल्ट मेल पे लगाया जाता था। ठीक है, एक रिलीजियस टैक्स होता था, जो सुल्तान जो होते थे वो क्या करते थे? नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर लगाते थे।
ठीक है, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर लगता था, नॉन मुस्लिम पर लगता था, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर लगता था, इसको बोला जाता है जजिया। उसके बाद आपसे खम्स पूछा जाएगा, खम्स, किस्मत अभी पढ़ेंगे। खम्स क्या होता था, खम्स, खम्स क्या होता है, तो खम्स जो होता है वो टैक्स होता था, किसके लिए लगाया जाता था, अगर लड़ाई हो गई है, ठीक है, लड़ाई हो गई है तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए टैक्स लगाया जाता था, ताकि पैसा बचेगा तो लड़ाई नहीं होगी। तो 1/5 ऑफ ऑल वॉर बूटी वॉज गिवन टू द सुल्तान वाइल द रेस्ट वॉज डिवाइडेड अमंग द सोल्जर्स। जैसे मान लो लड़ाई किसी ने लड़ाई करा, लड़ाई करने के बाद जो है वो पूरा जीता, पूरा जीता तो 1/5 जो होगा उसका, वो किसको चला जाएगा, सुल्तान को चला जाएगा। मान लो 5 भाग कर दो, 1 लाख रुपए जीता, 100 रुपए जीता लड़ाई करके, तो 1/5 यानी 20 रुपए किसको चला जाएगा, तो ये सुल्तान को चला जाएगा। बाकी जो 80 रुपए बचे हैं उसमें आर्मी को भी दीजिए, सोल्जर को भी दीजिए, अपने पास में रखिए। तो ये खम्स कहलाता था, याद रखिएगा, खम्स जो होता था सुल्तान को दे दिया जाता था। कौन सा, तो ये याद रखिएगा, ऑल वॉर बूटी, वॉर में जो इकट्ठा किया जाता था उसको BOOTY, ठीक है। तो ये खराज क्या होता था, जजिया क्या होता था, खम्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी किस्मत और मामलुक पे अभी हम आगे बात करेंगे। अब आता है सवाल कि कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहली कहानी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा राज कर रहे थे, जो मैं अब थोड़ा सा एक बार बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं बता दूँ आपको। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हेडिंग डालिए आप, दिल्ली सल्तनत, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, ये स्वयं श्रीवास्तव की कविता है। तो क्या मजाल तख्त है या किला है, ठीक है। चलो, मामलूक डायनेस्टी, सबसे पहली डायनेस्टी जो होती होती थी उसको क्या बोला जाता था, मामलूक डायनेस्टी बोला जाता था। मामलूक का अर्थ क्या होता है, अगर पूछा जाएगा सर मामलूक का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रॉपर्टी, गुलाम बोला जाता था, हमारा प्रॉपर्टी है, मामलूक है ना। तो मामलुक डायनेस्टी जो थी वो कब से कब तक थी, तो 1206 से लेकर 1290 तक, ये पहला बात याद रखिएगा। दूसरा कौन होता था, खलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, याद रखिएगा। खलजी डायनेस्टी कब से कब तक था, तो बहुत कम समय तक रहा, 1290 से लेकर से 1320 तक। उसके बाद कौन था, तुगलक, तुगलक डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक थी, तो 1320 से लेकर से 1414 तक। उसके बाद सैयद और लोदी, सैयद, SAYYID, सैयद, सैयद डायनेस्टी कब से कब तक थी, 1414 से लेकर से 1451 तक। उसके बाद लास्ट में लिख लीजिए लोदी डायनेस्टी, लोदी कब से कब तक थी, तो 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 तक। तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। मामलुक 1206 से 1290 तक, इसमें कौन कौन लोग आए, तो याद रखिएगा, सबसे पहला नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब उद दिन ऐबक। उसके बाद दूसरा नाम याद रखिएगा, इल्तुतमिश, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। उसके बाद कौन आया, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। उसके बाद इसमें कौन आया, उसमें आया बलबन, याद रखिएगा इतनी कहानी। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, आगे खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आता है, तो याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी, जलाल उद दिन खलजी या खिलजी, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, AK याद कर सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का डेट भी याद रखिएगा कब से कब तक, तो 1296 से लेकर के 1316 तक, ये बात याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट जो नहीं रहेगा वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद तुगलक, तुगलक की बात कर लिया जाए, तो तुगलक में कौन आता है, इसको लाइन बना दीजिए। तुगलक में आता है आपका गयासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। तो ये कब से कब तक था। उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन आता है, इधर सैयद में कौन आता है, सैयद में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सैयद में सबसे पहले खिज्र खां,
खिज्र खान। ठीक है। उसके बाद कौन आता है, इसमें लिख लीजिएगा, नाम आता है लाइन से लगाने के लिए, खिज्र खां। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद कौन आता है, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो है उनका समय था 1445 से लेकर के 1445 से लेकर के 1451 तक। उसके बाद लोधी डायनेस्टी में दो लोगों का नाम याद रखना है। पहला बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। और दूसरा नाम क्या याद रखना है, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। उसके बाद क्या याद रखना है, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है भैया। तो ये याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की कहानी। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टी हुआ करते थे, तो मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। और मामलुक में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन। खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सैयद में खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। और लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तीन तीन नाम जो है ध्यान रखिएगा। इसका जो है समझिए कि आपको याद हो जाएगा तो आपको कितना रुपए मिलेगा, तो आपको मिलेगा सर, कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा बहुत पैसा, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, जो मामलुक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। थोड़ा और भी देखा जाए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी नहीं, क्या इसको, ये किस डायनेस्टी का था, डायनेस्टी छोड़ो, इसने क्या करा था बस याद रखिएगा, बैटल ऑफ तराइन लड़ा था। बैटल ऑफ तराइन, तराइन लड़ा था कौन, बैटल ऑफ तराइन की स्पेलिंग TARAIN। बैटल ऑफ तराइन कौन लड़ा था, तो मोहम्मद गौरी लड़ा था, ये बात याद रखिएगा। कौन कौन से बैटल हुए थे, पहला हुआ था, दूसरा, पहला हुआ था 1191, दूसरा हुआ था 1192। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है बात। चलिए, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श। पोलो खेलते हुए मौत हो गई, डेथ कैसे हुई थी उनकी, चौगान या पोलो खेलते हुए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या इन्होंने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, तो याद रखिएगा, पहला 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और दूसरा क्या बनाया था, दूसरा बनाया था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, मस्जिद। ये दोनों कहाँ बनाया था, ये दोनों बनवाया था अजमेर में। ये सारी कहानी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, तो कुतुब मीनार भी बनवाया था, कुतुब मीनार भी शुरू किया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार अपने नाम पर नहीं बनाया था, है ना, याद रखिएगा। ये किसको डेडिकेट किया गया था, तो ये बात आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये डेडिकेट किया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार खा काकी को। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी को, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा पहला दिल्ली सल्तनत पे पहला हिस्ट्री बुक किसने लिखा था, तो फर्स्ट हिस्ट्री बुक ऑन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ये कौन लिखा था, तो याद रखिएगा, ये है हसन निजामी का ताजुल मासीर। किताब का क्या नाम है, किताब का नाम याद रखिएगा, ताज, ताज उल मासीर। और ताज उल मासीर किसने लिखा है, बाई हसन निजामी, हसन निजामी। ये बात सारी याद रखिएगा, हसन निजामी ने ये बात लिखी है, ताज उल मासीर। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे, बताओ। बताइए सर, क्लियर है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो रहा है ना भैया, बोलो। इल्तुतमिश, एक एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लीजिए। इल्तुतमिश के बारे में याद रखिएगा, किस टाइप का था,
ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इलबारी ट्राइब से बिलोंग करता था। ठीक है। इसी के समय पर फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ था। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, पहली बार मंगोल भारत आए थे। और कौन आया था? तो चंगेज खान, जिसको बोला जाता है गेंगीज खान। गेंगीज खान, है ना। ये आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके समय आया था? इल्तुतमिश के समय आया था। इल्तुतमिश ने ही क्या करा था? कैपिटल को लाहौर से कहाँ ट्रांसफ़र करा था? तो कैपिटल को लाहौर से ट्रांसफ़र करा था दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ ट्रांसफ़र करा था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने ही क्या करा था? इल्तुतमिश ने ही बनाया था क्या? फॉर्म्ड किया था चालीसा या क्या? चहलगानी। ठीक है, चालीसा, चालीसा या चहलगानी सिस्टम जो है, चहलगानी को इन्होंने बनाया था। और चहलगानी मतलब होता है काउंसिल ऑफ 40। 40 लोगों का एक दल हुआ करता था, काउंसिल ऑफ 40। ये कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ये बात याद रखिएगा। और इल्तुतमिश के बारे में लास्ट बात क्या याद रखना है? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करा था किसको? इंट्रोड्यूस ने करा था एक कॉपर का सिक्का और एक सिल्वर का सिक्का। कॉपर का क्वाइन, कॉपर का क्वाइन, और दूसरा क्या नाम था? सिल्वर का क्वाइन। ठीक है, सिल्वर का क्वाइन। कॉपर के क्वाइन को बोला गया था क्या? जीतल बोला गया था। और सिल्वर के कॉइन को क्या बोला गया था? तो टाका, टंका बोला गया था। टंका और जीतल, टंका और जीतल, ये बात याद रखिएगा। कॉपर कॉइन को जीतल और सिल्वर कॉइन को क्या बोला गया था? टंका बोला गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ भी अभी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। अगला लिखिए, बलबन, बलबन सॉरी बलबन, बलबन। बलबन के बारे में क्या याद रखना है? बलबन ने अपने आप को क्या बोला था? ऑल्सो नोन एज जिले इलाही। ठीक है, जिल ए इलाही, जिले इलाही बोला जाता है इनको। ठीक है, इलाही की स्पेलिंग आई भी हो सकती है, ILAHI। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? इन्होंने अपने चालीसा को, जो चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया था, चालीसा को अबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। चालीसा को इन्होंने खत्म कर दिया, अबोलिस्ट कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, इसके अलावा इनकी पॉलिसी का क्या नाम था? तो पॉलिसी का नाम था ब्लड एंड आयरन। ठीक है, खून और लौ, रक्त और लौ, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी। ठीक है, मारूंगा खून करूंगा। ठीक है, और इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, मिलिट्री नहीं मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था। इस मिलिट्री डिपार्टमेंट का क्या नाम था? बहुत मज़ा आ रहा हमको। दीवान ए अर्ज, क्या नाम था भैया? ये सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। दीवान ए अर्ज इसका नाम हुआ करता था। ये है बलबन की कहानी। ठीक है भैया, बार बार करिए। अगला हेडिंग डालिए अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बस लास्ट अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, ये बहुत काम का है। ये बंदा जो है बहुत काम का है, क्योंकि एग्जाम में सवाल हमको दे देगा 1296 से लेकर 1316 तक, 1316 तक। ठीक है, इसका टाइटल क्या था? टाइटल का क्या नाम? अलाउद्दीन खिलजी को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, इनको बोला जाता सिकंदर ए आजम। सिकंदर ए आजम किसको बोला जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसने जो छोटे छोटे लैंड लॉर्ड थे उनको क्या बोला था? खुत बोला था। खुत मतलब क्या होता है? स्मॉलर लैंड लॉर्ड, स्मॉलर लैंड लॉर्ड। मुकद्दम किसको बोला था? मुकद्दम, MUQUDDAM, खुद मुकद्दम। मुकद्दम किसको बोला था? विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन। जो गांव का मुखिया होता था उसको मुकद्दम बोला जाता था। इसने दो टैक्स लगाए थे, दोनों टैक्स का नाम याद रखिएगा। पहले टैक्स का नाम था चराई कर, चराई, जिसको बोला जाता था ग्रेजिंग टैक्स या पेस्टोरल टैक्स। और दूसरा होता था घरी, घरी और चरी। घरी मतलब घर, घर मतलब हाउस टैक्स, हाउस टैक्स। तो ये दो टाइप के टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा था, घरी और चरी। ठीक है, इसने क्या करा था? इसने जो है वाइन्स और जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, बैन कर दिया था, बैंड वाइन, शराब और इंटॉक्सिकेंट, इसको बैन कर दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने दो चीज इंट्रोड्यूस करे थे। इसने इंट्रोड्यूस करा था दाग और हुलिया लिखना। दाग किसका लिखा जाता था? घोड़े का। हुलिया किसका लिखना था? हुलिया, हुलिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हुलिया को बोला जाता है चेहरा। तो याद रखिएगा, चेहरा किसका लिखा जाता था? तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर हुआ करता था, डिस्क्रिप्शन ऑफ
सोल्जर्स जो सैनिक होते थे ना, उनका डिस्क्रिप्शन हुआ करता था। और जो दाग होता था, दाग, ठीक है, दाग होता था ब्रांडिंग ऑफ हाउस, हॉर्स, सॉरी, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, घोड़े का जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था उसको बोला जाता था दाग। ठीक है, तो ये सारी कहानी याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्होंने अबोलिश करा था विलेज हेडमैन जो सेस था। याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक विलेज हेडमैन पे सेस लगता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अबोलिश कर दिया था। अबोलिश करा था क्या? विलेज हेडमैन सेस, विलेज हेडमैन के ऊपर टैक्स लगता था, एक समझो, सेस। इसका क्या नाम हुआ करता था? इसका नाम हुआ करता था आपका किस्मत ए खुटी, किस्मत ए खुटी। तो इसको क्या करा था इसने? इसको अबोलिश करा था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि शहना ए मंडी इसने स्टार्ट करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट करा था? तो याद रखिएगा, शहना ए मंडी, शहना ए मंडी स्टार्ट करा था, शहना ए मंडी स्टार्ट करा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेली रिपोर्ट मार्केट प्राइस पर देना था, डेली रिपोर्ट देना था ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट के लिए बहुत काम करा था इसने। ठीक है, चलो। उसके बाद दीवान ए रियासत भी स्टार्ट करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या स्टार्ट करा था? दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत स्टार्ट करा था। इसका मतलब क्या होता था? तो मार्केट के प्राइस पर कंट्रोल होता था, कंट्रोलिंग ओवर मार्केट प्राइस। तो ये बात भी याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके बाद इन्होंने टैक्स सिस्टम भी लगाया था। ठीक है, तो इस अलाउद्दीन खिलजी का टैक्स सिस्टम क्या हुआ करता था? तो टैक्स सिस्टम का क्या नाम था? खराज, खराज हुआ करता था। खराज जो होता था 50% ऑफ प्रोडक्शन जो होता था, प्रोडक्शन का 50%, 50% ऑफ प्रोडक्शन जो था वो चुपचाप उठा के किसको दे देना था? तो सुल्तान को दे देना था, खराज। और खराज वसूलने के लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति करी गई थी, ऑफिसर को अपॉइंट करा था। उस ऑफिसर का क्या नाम था सर? उस ऑफिसर का नाम था मुस्तक राज, मुस्तक राज। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी बात तो पता होना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में, याद रखिएगा, बस लास्ट चीज़ क्या है आपको बताने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक पोएट हुआ करते थे जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। ठीक है, और दूसरा क्या नाम था? हसन दहलवी, मीर हसन दहलवी। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को बोला जाता था ऑल्सो नोन एज क्या? तूती ए हिंद, तूती ए हिंद बोला जाता था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इनकी दो किताब का नाम याद रखिएगा। एक तो अभी सीडीएस के एग्जाम में आया था क्योंकि चर्चा में था, तो पहले किताब का नाम जो चर्चा में था वो लिख लीजिएगा। आपके पीआईबी में 25, शायद 25 फरवरी का ये न्यूज़ था। मोदी जी ने इसके बारे में बोला था, हजरत अमीर खुसरो के बारे में, कि जिसको तूतिए हिंद कहा जाता है। उनका एक बहुत अच्छा था, उन्होंने जो है किसके बारे में बात करा था? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, इंडिया के चार्म के बारे में बात करा था, इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करा था। किस किताब में? इंडिया के सुंदरता के बारे में किस किताब में बात करा था? उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है नूह सिपर, नूह सिपर, नूहे सिपर इसको बोला जा सकता है, नूह सिपर बोला जाता है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी का ये था। इसके अलावा दूसरी किताब का नाम याद रखिएगा, इनके दूसरे बुक का क्या नाम है? खजाइनुल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। तो याद रखिएगा ये कहानी जो है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लास्ट कहानी क्या है? अलाई दरवाजा इन्होंने बनाया था, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे कब? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा जो है वो 1311 में बनवाया था। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा सीरी का किला, सीरी फोर्ट जो है, ये भी बनवाया था कब? तो 1303 में बनवाया था। उसके बाद एक मॉस्क भी बनाया था, मॉस्क यानी मस्जिद। तो मस्जिद कहाँ बनवाया था? तो जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना। ठीक है, तो ये कहाँ था? ये मेहरौली में था, मेहरौली। मेहरौली कहाँ पड़ता है? तो मेहरौली पड़ता है आपका दिल्ली में। मतलब सब दिल्ली में ही था, याद रखिएगा, दिल्ली में था।
ठीक है, तो बाकी सब याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी कहानी तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल है आपसे, व्हाट इज द इमिग्रेशन? इमिग्रेशन मतलब बाहर चले जाना। कुछ लोग जो है हाईली स्किल्ड हमारे पास हैं, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल हैं, पॉपुलेशन ऑफ अदर कंट्रीज ऑफरिंग बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, और वो जब अमेरिका में चले जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन का कंडीशन। ये इधर हो गया है, तो याद रखिएगा ब्रेन ड्रेन का कंडीशन इसको बोला जाता है। चलिए, अच्छा चलो ठीक है, ब्रेन ड्रेन का कंडीशन बोला जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये लिखा हुआ है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्किल्ड हैं, हाईली काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है बाहर वाले बहुत अच्छा पैसा ऑफर करके बुला लेते हैं, उसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी थी जिस जनरलाइज डिस्क्रिप्शन देता था, कैसे? चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी और ग्रोथ रेट का। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमो मतलब होता है पीपल, तो लोगों के बारे में, तो लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है आगे, मोर्टेलिटी, और मोर्टेलिटी के बाद लिख लीजिएगा फर्टिलिटी, और उसके बाद आप लिख लीजिएगा क्या, उसके बाद लिख लीजिएगा आप एक चीज़ और, ग्रोथ। तो ये सारी कहानी जो है आप लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। याद रहेगा आपको? बताइए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में इतनी तीनों कहानी तो आप ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन ड्रेन। अगला लिखिए, अगला है कि भाई सेल के बारे में खोज जो है वो किसने करा था? हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फर्स्ट टाइम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि जो देखो, डेड सेल की खोज किसने करी थी? यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। डेड सेल की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करा था, ये बात याद रखिएगा। लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने करा था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? तो याद रखिएगा न्यूक्लियस की खोज करी थी। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो पुरकिंजे ने दिया था, याद रखिएगा इसको भी, पुरकिंजे ने दिया था। और आपसे पूछा जाएगा सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी जो है वो दिया था स्लाइडेन और श्वान ने, स्लाइडेन एंड स्वान, SCHWANN। और जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स कहाँ से आते हैं वो? तो ये आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। और ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द हैं विर्चाओ के, विर्चाओ के। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है किसको? तो ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल, याद रखिएगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम को बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। क्लियर बात? चलिए आते हैं सेल डिवीजन पे। सेल पढ़ लिए, तो सेल डिवीजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, ये तो आपको पता ही है। एक होता है क्या? एक होता है माइटोसिस, एक होता है क्या? मियोसिस। ये तो इतना तो क्लियर होगा। माइटोसिस किसके लिए होता है? बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये माइटोसिस। एक बच्चा पैदा हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एक बच्चा पैदा हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, बेबी, चाइल्ड, इसको क्या बोला जाता है? मायोसिस बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है, दोनों आप कुछ भी कह सकते हैं। अब आता है कि सेल साइकिल जो होता है वो कैसे पूरा होता है। तो सेल साइकिल में सबसे पहला फेज आता है, उसको लिखिएगा। सेल साइकिल में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले माइटोसिस की। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी इस पे सवाल बना चुकी है। तो माइटोसिस की बात हो रही है। माइटोसिस में सबसे सबसे पहला फेज आता है इंटरफेज, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या याद रखना है? इंटरफेज क्या होता है? तो जो दो माइटोटिक फेज के बीच में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्या? इंटरफेज। तो याद लिख लीजिएगा इंटरफेज क्या होता है? तो टाइम लैप्स बिटवीन टू
एम फेज, एम फेज का मतलब हो गया माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले को बोला जाता है जीवन फेज, दूसरे को बोला जाता है एस फेज, एस फेज को ही बोला जाता है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। और उसके बाद होता है क्या, उसके बाद होता है आपका G2 फेज, G2 फेज, G2 फेज को ही बोला जाता है गैप टू, गैप टू। ठीक है, तो ये कहानी ध्यान रखिएगा। गैप टू में क्या होता है, गैप टू में सेल जो होता है वो ग्रो हो जाता है, पूरा सेल जो होता है ग्रोज हो जाता है, और यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है किसके लिए, यहाँ पर प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। तो याद रखिएगा माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कहाँ होता है, तो गैप टू में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ करता है, तो याद रखिएगा डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर करना शुरू कर देता है। एज इट इज़ 2 3 बार 4 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर स्टार्ट कर देता है, तो ये एस फेज में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एडल्ट होते हैं ना, एडल्ट ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैनी सेल्स, जो क्या नहीं होते हैं, विच डू नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड, जो क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। डिवाइड जैसे एग्जांपल के लिए याद रखिएगा, कौन सा एग्जांपल ले लें थोड़ा, हार्ट सेल या हार्ट सेल। हार्ट सेल जो होता है डिवाइड नहीं होता है, लेकिन कभी कभी डिवाइड होता भी है, डिवाइड ओकेजनली, डिवाइड ओकेजन, जैसे मान लो कल को चोट लग जाए, तो चोट लग जाए हील करने के लिए क्या करेगा, वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ओनली टू रिप्लेस इंजर्ड या डेड सेल। याद रखिएगा, ओनली टू रिप्लेस इंजर्ड और डेड सेल, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जो कभी डिवाइड नहीं होता वो भी डिवाइड होता है कब, जब इंजरी हो जाए या डेड सेल को हटाना होता है तो ये जो होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, दीज सेल्स इंटर एन इनएक्टिव फेज। अब जब डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो किसी इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। दीज एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। दीज सेल्स एंटर एन इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव फेज, इस फेज को क्या बोला जाता है, इसको इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है क्विजिएंट स्टेज। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है QUISCENT, क्विजिएंट स्टेज बोला जाता है। तो ये भी कहानी ध्यान रखिएगा, क्विजिएंट स्टेज बोला जाता है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। ये अभी हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस में भी कहानी चलेगी हमारी। उसके बाद जो एम फेज आता है ना, एम फेज माइटोसिस में, एम फेज जो होता है, एम फेज में जो होता है, यहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर, सेल डिवीजन ऑकर्स यहीं पर होता है। और यहीं पर होता है, यहां पर क्या हो जाता है एम फेज में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, एक मिनट देखो, अब यहाँ पे 2 सेल डिवीजन हुआ है, 1 और 2, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों जगह क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसको इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इक्वेशनल, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। तो आपसे सीधे पूछा जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन नाम का एक शब्द है जो मायोसिस या माइटोसिस कहाँ पर देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे, माइटोसिस में बोलते वो देखने को मिलता है। मियोसिस की कहानी अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी याद रखिएगा। उसके बाद आता है कैरियोकाइनेसिस, क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मॉक लगाएंगे खूब, ढेर सारे सवाल मिलेंगे। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें जो डिवीजन होता है वो किसका होता है, साइटोप्लाज्म का होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है। माइटोसिस जो होता है, याद रखिएगा, माइटोसिस जो होता है ना, वो किस में देखने को मिलता है, ओनली डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल में ही देखने को मिलता है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दो टाइप के सेल होते हैं, है ना। और ये ह्यूमन में पाया जाता है, ह्यूमन में। लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं, तो प्लांट में जो माइटोसिस होता है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में होता है, ये भी याद रखिएगा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद याद रखना है क्या, उसके बाद लास्ट कहानी जो माइटोसिस की है क्या है, कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो 4 सीक्वेंशियल स्टेज में होता है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। लिखते रहिएगा, बार बार लिखते रहिएगा। न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है वो कितने फेज में होता है, 4 फेज में होता है। कौन कौन से, तो पहले को बोला जाता है प्रोफेज। क्या बोला जाता है पहले को, प्रोफेज। दूसरे को क्या बोला जाता है, दूसरे को बोला जाता है मेटाफेज, मेटाफेज। तीसरे को क्या बोला जाता है, तीसरे को बोला जाता है एनाफेज। और चौथे को क्या बोला जाता है, चौथे को बोला जाता है टीलोफेज। ठीक है, तो ये 4 फेज ध्यान रखिएगा। और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, आगे जब आप आते हैं तो मियोसिस मिलता है। दूसरा सेल डिवीजन जो होता है मियोसिस का होता है, जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ऑल्सो नोन एज क्या, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। इसको बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें जो होता है ना, याद रखिएगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, ये भी ध्यान ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा क्या, इसमें जो होता है आपका 2 टाइप का सीक्वेंशियल सेल डिवीजन होता है, 2 सीक्वेंशियल सेल डिवीजन, सीक्वेंशियल सेल डिवीजन होता है। कौन कौन से सीक्वेंशियल सेल डिवीजन होते हैं, पहला होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1। दूसरा होता है मियोसिस, कैलकुलेटर खुल गया भाई, कैलकुलेटर, मियोसिस 2। पहला हो गया मियोसिस 1, दूसरा हो गया मियोसिस 2। पहला जो मियोसिस 1 होता है ना, मियोसिस 1 को इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या कहानी चलती है आपकी, मियोसिस 1 में पहला आता है प्रोफेज 1। देखिएगा ध्यान से, पहला आता है कौन, प्रोफेज 1। एग्जाम में सवाल बना हुआ है, सीजीएल 2024 में ही बना हुआ है। और नहीं मानते हैं यकीन तो उठा के देख लीजिएगा। प्रोफेज 1 में सबसे पहला स्टेज आता है, इसको बोला जाता है लेप्टोटीन स्टेज, लेप्टोटीन स्टेज। और यही सीजीएल का सवाल था, लेप्टोटीन में क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा फेज कौन सा आता है, तो दूसरा फेज आता है जाइगोटीन का, जाइगोटीन का आता है। जाइगोटीन में क्या होता है, तो जाइगोटीन में जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होने लगता है, पेयरिंग ऑफ, जोड़ा बनाने लगते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है। इसके बाद क्या होता है तीसरे वाले टर्म में, तो तीसरा टर्म ध्यान रखिएगा पैकीटीन होता है, पैकीटीन। तो पैकीटीन में क्या किया जाता है, तो पैकीटीन में जो है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होता है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होने लगता है क्रोमोसोम्स के बीच में, क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। इसको अभी लिख लीजिएगा, बाकी मैं फिर और आराम से समझाऊंगा। टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर्स यहाँ पर होने लगते हैं। और जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का क्या नाम है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग जो ये रिकॉम्बिनेज होने लगता है, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, एंजाइम किस वजह से होता है, रिकॉम्बिनेज की वजह से होता है, रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज की वजह से जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होने लगते हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, यहाँ से याद रखिएगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा होमोलोगस, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, SEP
ERAT, सेपरेट हो जाते हैं। और ये सेपरेट होकर क्या बनाते हैं? तो सेपरेट होकर बनाते हैं क्या? सेपरेट होकर बनाते हैं चियास्माटा। चियास्माटा बनाते हैं। और चियास्माटा जो होता है वो कैसा होता है? एक्स शेप्ड होता है। एक्स शेप्ड होता है स्ट्रक्चर। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है चियास्माटा। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? ये हो गया आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? चियास्माटा बोला जाता है। पैचिटीन के होने के बाद, पैचिटीन के होने के बाद जो होता है डिप्लोटीन होता है। डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? अच्छा, डिप्लोटीन में ही होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऐसा हो जाता है। अब इसी उसके बाद आता है, लास्ट क्या आता है? डाइकेनिस। DIAKINESIS, डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस में क्या होता है? तो डाइकेनेसिस में जो होता है वो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाते हैं, पहली बात। और यहाँ पे चियास्माटा जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। चियास्माटा जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। चियास्माटा सेपरेट होकर क्या बनाता है? न्यूक्लियर एनवेलप जनरेट करता है। यही चियास्माटा जो होता है वो क्या बनाता है? न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप जनरेट करता है। जनरेट करता है, ये भी याद रखिएगा। कुल मिला के नहीं याद होगा तो आप कम से कम इतना तो याद कर ही लीजिएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकियानेसिस ये किस में होता है? तो मायोसिस में होता है। इसके अलावा ये याद रखिएगा, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल डिवीजन। इतना भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते। मेरा काम है मुझे पढ़ाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सब आता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज, इसके बाद टीलोफेज। तो ये होने के बाद आपका हो जाता है क्या? मेटाफेज वन, क्योंकि वन का चल रहा था तो मेटाफेज का वन हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एनाफेज का वन होता है, एनाफेज वन। उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद होता है टीलोफेज वन। टीलोफेज वन। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ सेल डिवीजन वाला अपना जो क्वेश्चन था वो पूरा हुआ। सेल डिवीजन का छोटा सा क्वेश्चन था, सेल था, इससे मैंने सेल डिवीजन आपको करा दिया है। अगला सवाल है स्टैटिक जीके का। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है ये। विल्लू पट्टू विच परफॉर्म्स नैरेट सॉरी वेयर परफॉर्मर्स नैरेट स्टोरीज थ्रू सॉन्ग्स। एक कोई त्योहार के बारे में बोल रहा है जिसमें जो परफॉर्मर्स होता है वो स्टोरीज को गाना के माध्यम से बताता है। द विल्लू और बो, विल्लू मतलब होता है क्या? बो, धनुष। एज द मेन इंस्ट्रूमेंट, धनुष जो होता है उसका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। बताइए किस फोक डांस में होता है? जीडी का 2025 का सवाल है, जो भी इसी साल फरवरी महीने में आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विल्लू पट्टू जो होता है, सॉरी तेलंगाना कह रहा हूँ, विल्लू पट्टू जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। विल्लू पट्टू जो होता है वो तमिलनाडु में होता है, विल्लू पट्टू। विल्लू पट्टू को विल्लादी चाम्पट्टू के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज क्या? इसको बोला जाता है विल्लादी चाम्पट्टू। विलादू विलादी चाम्पट्टू के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सवाल आपका यहीं पर क्लियर होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बात को करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ केरला दैट हेराल्ड्स द हार्वेस्ट सीजन, लास्ट फॉर 10 days एंड हैज स्नेक बोट रेस एटसेट्रा। स्नेक बोट रेस वगैरह इसमें करी जाती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिशूर पूरम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? त्रिशूर पूरम। अरे भाई, त्रिशूरपुरम नहीं, इसको क्या बोला जाता है? ओणम बोला जाता है। ओणम एक फेस्टिवल है जो हेराल्ड करती है हार्वेस्ट सीजन को। क्या करती है? हार्वेस्ट सीजन को। हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन को हेराल्ड करती है। सीजन को हेराल्ड करती है। पहली बात याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। फेस्टिवल जो होता है वो, इसमें क्या होता है? पूकलम होता है। याद रखिएगा, ओणम के बारे में बात कर रहा हूँ। ओणम में क्या होता है? एक फेस्टिवल का फीचर है पूकालम। पूकालम, प्रोनाउंसिएशन अगर मेरा गलत हो रहा है तो सॉरी, माफ कर दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन पूकलम। पूकालम मतलब होता है फ्लोरल डेकोरेशन, फूलों का सजावट। फ्लोरल डेकोरेशन, फ्लोरल डेकोरेशन होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या? इसमें और क्या होता है? ग्रांड फेस्ट होता है, बड़े बड़े, उसको बोला जाता है
ONASADYA, ओनसाद्या। ओनसाद्या होता है ग्रैंड, ग्रैंड फीस्ट होता है, ग्रैंड फीस्ट। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ओणम की कहानी जो है, ये बात याद रखेंगे। बताओ, क्लियर है। ओणम के समय ही वल्लम कल्ली जो होता है वो स्नेक बोट रेस होता है। स्नेक बोट रेस को क्या बोला जाता है, इसको लिख लीजिएगा, बोला जाता है वल्लम काली। वल्लम काली क्या होता है, स्नेक बोट रेस होता है, जो इस फेस्टिवल का विशेषता है, इस फेस्टिवल को मनाए जाने का। ये त्रिशूर पूरम कहाँ होता है, तो त्रिशूर पूरम जो होता है वो केरला में मनाया जाता है। और विशु क्या होता है, वो केरला का क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है, केरला का हैप्पी न्यू ईयर, यही होता है ना। गुड़ी पड़वा जो होता है क्या होता है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो होता है आपका महाराष्ट्र का हैप्पी न्यू ईयर होता है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उगाड़ी जो होता है वो क्या होता है, उगाड़ी, उगाड़ी जो होता है हैप्पी न्यू ईयर होता है किसका, तो ये होता है आपका कर्नाटका का, कर्नाटका। ठीक है भैया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये कैसे भूल सकते हैं। जैसे मान लो ये इंडिया का मैप मैंने बना दिया, इंडिया का मैप बना, तो ये कौन सा एरिया है, तो ये आपका एरिया है गुजरात का। उसके बाद कौन सा एरिया है, महाराष्ट्र का। उसके बाद किसका एरिया है, गोवा का। उसके बाद किसका एरिया है, कर्नाटका का। और उसके बाद किसका एरिया है, केरला का। ऐसे ही केरला, इधर किसका एरिया है, ये आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु का एरिया। तमिल के ऊपर किसका आ जाएगा, तमिलनाडु। नाडु मतलब क्या होता है, नाडु मतलब होता है विलेज, याद रखिएगा, नाडु मतलब क्या होता है, विलेज। तमिलनाडु के ऊपर कौन होता है, आंध्र प्रदेश होता है। आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन होता है, वेस्ट, उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर कौन होता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये सारे क्या हैं, ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं। इसको क्या बोला जाता है, तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स। ठीक है, इधर इस तरफ कौन है, अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। इधर कौन होता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी होता है। तो ये सारी कहानी जो है आप एकदम ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है किसी भी हाल में। क्लियर है बात। चलिए अब स्टैटिक जीके का समय आ गया सर। आइए स्टैटिक जीके रिवाइज करते हैं फटाफट, और चीज़ों को जिसको नहीं आएगा वो लिखते चलेगा। छऊ डांस जो होता है ना, अब शुरू करते हैं छऊ डांस से। जो छऊ डांस होता है भैया, छऊ डांस जो होता है वो 3 जगह होता है। छऊ डांस कितने जगह होता है, 3 जगह होता है। एक होता है आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। और एक आपका होता है क्या, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। एक होता है क्या आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। ये बात ध्यान रखिएगा। जो सरायकेला छऊ होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपका झारखंड में। जो पुरुलिया छऊ होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपका वेस्ट बंगाल में। और जो मयूरभंज छऊ होता है वो कहाँ होता है, ये आपका होता है उड़ीसा में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। छऊ डांस जो होता है, सॉरी, तो ये हो गया आपका छऊ के 3 रूप। उसके बाद पूछा जाएगा छाम डांस, ये सब लिखते चलिएगा। छाम डांस जो होता है वो कहाँ होता है, तो छाम डांस होता है आपका हिमाचल प्रदेश में। बुद्धिस्ट लोग करते हैं, बुद्धिज्म के लोग जो हैं वो करते हैं छाम डांस। ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा थोड़ा, THODA, थोड़ा जो है एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट है, ये किस स्टेट का है, तो याद रखिएगा ये भी हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद ठोडा के बाद आपसे पूछा जाएगा चू फाट, चू फाट। चू फाट जो है वो एक फोक डांस है, कहाँ है, सिक्किम में। फोक डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पर होता है, सिक्किम में होता है। हम्म, सिक्किम में ही एक कम्युनिटी पाई जाती है जिसका क्या नाम है, लिम्बू कम्युनिटी, लिम्बू, लिम्बू कम्युनिटी या सुब्बा कम्युनिटी, सुब्बा कम्युनिटी। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी सिक्किम में। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला वाजिरी डांस, वाजिरी डांस जो है वो पश्तून ट्राइब में पाकिस्तान में होता है। पश्तून ट्राइब जो है कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में, पश्तून ट्राइब। और पश्तून ट्राइब कहाँ पाई जाती है भैया,
तो ये पाई जाती है पाकिस्तान में। तो वजीरी डांस कहाँ होता है आपका? पाकिस्तान में होता है। उसके बाद बिहुला गिद्धा जो डांस होता है वो कहाँ पर, मैरिज के समय होने वाला, कहाँ पर होता है बिहुला गिद्धा? लिखते चलिएगा हमारे साथ। व्याहुला, व्याह के समय, व्याहुला गिद्धा। व्याहुला गिद्धा जो होता है मैरिज के समय होने वाला, शादी के समय होने वाला डांस है। और ये कहाँ पर होता है भैया? तो ये आपका होता है पंजाब में, पंजाब में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा पुंग चोलाम डांस कहाँ पर होता है? लिखते चलिएगा सब। पुंग चोलम डांस जो है वो कहाँ पर होता है? तो पुंग चोलम जो होता है वो होता है मणिपुर में। कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है। उसके बाद रिखम पाड़ा डांस कहाँ पर होता है? रिखम पाड़ा, रिखम पाड़ा डांस। तो रिखम पाड़ा जो होता है वो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताइए ढांगर गाजा कहाँ होता है? ढांगर कहाँ होता है? ढांगर, ढांगर जो होता है वो गोवा में जो शेफर्ड कम्युनिटी होती है वो करती है। ढांगर जो होता है शेफर्ड कम्युनिटी, भेड़ चराने वाले लोग, शेफर्ड कम्युनिटी करती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कंडियान डांस कहाँ होता है? कंडियान डांस, तो कंडियान डांस होता है आपका कहाँ पर? श्रीलंका में, श्रीलंका में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भवई कहाँ होता है? भवई कहाँ होता है? तो भवई होता है आपका गुजरात में। उसके बाद पूछा जाएगा कुडियाट्टम क्या होता है? कुडियाट्टम, इसी को कुटियाट्टम भी कहा जाता है। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम कहाँ होता है? तो ये आपका होता है केरला में। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद केरला में ही एक चीज़ और होता है क्या? ओट्टम थुलाल। ओट्टम थुलाल कहाँ होता है? तो ये भी होता है आपका केरला में। आपसे पूछा जाएगा गोटीपुआ, गोटीपुआ डांस कहाँ होता है? गोटीपुआ, देखो मुझे जो याद है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये सब आए हैं। गोटीपुआ डांस होता है आपका उड़ीसा में। आपसे पूछा जाएगा कि सर कुम्मी डांस कहाँ होता है? कुम्मी, कुम्मी डांस जो है वो कहाँ होता है? तो तमिलनाडु और केरला में होता है। ये मुझे याद है जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपसे देखो एक चीज़ और याद आ रहा है क्या? दप्पू डांस। दप्पू डांस कहाँ होता है? तो दप्पू डांस होता है आपका आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा झूलन डांस कहाँ होता है? झूलन डांस जो है वो राजस्थान में होता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा रऊफ डांस कहाँ होता है? रऊफ डांस, रऊफ जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। आपसे पूछा जाएगा बताइए कर्मा डांस कहाँ होता है? कर्मा डांस, तो कर्मा डांस बिहार और झारखंड में होता है। बेसिकली कहाँ होता है? ये झारखंड में होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर आप पथरई डांस कहाँ होता है? पथरई, सॉरी, पैठनी डांस, पैठनी, पैठनी डांस जो होता है वो होता है आपका महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। भवई जो होता है, भवई देखो, भवई जो गुजरात में भी होता है, और भवई जो होता है वो कहाँ होता है? भवई जो होता है वो आपका राजस्थान में भी होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फुगाड़ी और ढोला, ठीक है, फुगाड़ी और ढालो, ऐसे कह सकते हैं, फुगाड़ी और ढालो। ये आया हुआ सवाल है 2019 का। इसको याद रखिएगा। ये भी कहाँ होता है? गोवा में। गोवा में क्या होता है? रनमाले, रनमाले एक फोक थिएटर है, फोक थिएटर। याद रखिएगा ये भी कहाँ है? गोवा में। रन, और गोवा में क्या है? रनवाले फोक थिएटर हो गया। एक और क्या चीज़ था? गोवा 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 रनवाले। एक होता है तरंग मेल डांस, तरंग मेल, ये 2024 का है। तरंग मेल, तरंग मेल जो होता है वो कहाँ होता है? ये भी गोवा में होता है। आपसे पूछा जाएगा दल खाई, दल खाई, दाल खाई, दाल कहाँ खाई? उड़ीसा में। ठीक है भैया, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा होजागिरी, होजागिरी कहाँ होता है? होजागिरी जो है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा में ही कोक बुरोक लैंग्वेज भी बोली जाती है। याद रखिएगा। घूमर, घूमर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान से और क्या चीज़ याद रखेंगे? राजस्थान से याद रखेंगे एक डांस होता है तेरा थाली डांस, तेरा थाली डांस। तेरा थाली डांस जो है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान में। कौन सी ट्राइब करती है? तो कामदा ट्राइब्स करती हैं, कामदा
ट्राइब्स करती हैं। और कामडा ट्राइब्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको स्नेक चार्मर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्नेक चार्मर के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। उसके बाद होता है एक डांस जिसका नाम है चलो, भांड पाथर कहाँ होता है? भांड पाथर। भांड पाथर जो होता है वो आपका होता है जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा लावनी डांस कहाँ होता है? लावनी डांस। लावनी डांस होता है महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाएगा लेजिम डांस कहाँ होता है? लेजिम। लेजिम भी होता है आपका महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाएगा यक्षगान कहाँ होता है? यक्षगान। फटाफट रिवीजन करते रहिए। यक्षगान, यक्षगान होता है कर्नाटका में। और जिसको नहीं पता है वो बार बार लिखते रहेगा, 2 बार 3 बार अपने आप याद हो जाएगा। सुआ डांस कहाँ होता है? सुआ डांस, पैरट लाइक डांस बोला जाता है। सुआ डांस जो होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पैरट लाइक डांस, होठों पर लिप्स पर क्या लगा लेते हैं? लिपस्टिक लगा लेते हैं और डांस करते हैं। जय हिंद जय भारत। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सर और भी कुछ डांस का नाम बता दीजिए, खत्म ही हो जाए, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ होता है? कुचिपुड़ी डांस जो है वो कहाँ होता है? तो कुचिपुड़ी जो होता है आपका आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद कामसाले डांस कहाँ होता है? कामसाले। तो कामसाले जो होता है आपका कहाँ होता है? कामसाले जो होता है आपका कर्नाटका में होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। उसके बाद लूर डांस कहाँ होता है? लूर डांस। तो लूर डांस जो है वो कहाँ होता है? तो लूर डांस होता है हरियाणा में। लूर डांस कहाँ होता है? ये होता है आपका हरियाणा में। चिराओ डांस, जिसको बैम्बू डांस फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। चिराओ जिसको क्या बोला जाता है? बैम्बू फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, चिराओ फेस्टिवल। ये कहाँ होता है भैया? तो ये होता है मिजोरम में। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बोलक आर्ट कहाँ होता है? बोलक आर्ट। बोलक आर्ट जो है वो कहाँ पर होता है? तो बोलक आर्ट जो है वो होता है कोडागू डिस्ट्रिक्ट में। कोडागू डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? कोडागू डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका है कर्नाटका में। कर्नाटका। और बोलक आर्ट जो होता है वो कोडावा के मैन, कोडावा कम्युनिटी है कर्नाटका में, कोडावा के मेन के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा उम्मत आर्ट। उम्मत आर्ट। तो उम्मत आर्ट जो होता है कोडावा की फीमेल करती है। कोडावा एक कम्युनिटी है, कोडावा की फीमेल करती हैं। उस डांस का नाम है उम्मत आर्ट। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ढांगेरी गाजा की बात करा जाए तो ढांगेरी गाजा कहाँ होता है? ढांगेरी गाजा। तो ढांगेरी गाजा जो होता है आपका महाराष्ट्र में होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कोली, कोली कहाँ होता है? कोली। तो कोली भी महाराष्ट्र में होता है। कोली डांस भी महाराष्ट्र में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि तमाशा कहाँ होता है? तमाशा। तो तमाशा भी आपका महाराष्ट्र में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गोंढाल कहाँ होता है? गोंढाल। तो गोंढाल भी आपका महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। और दुम्हाल, DUMHAL, दुम्हाल जो होता है वो कहाँ होता है? तो दुम्हाल जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर के वाटल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। कौन से ट्राइब के द्वारा? वाटल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? बताओ। आपसे पूछा जाएगा काली मुथु डांस जो है वो कहाँ होता है? काली मुथु, बस लास्ट है। काली मुथु डांस जो है वो कहाँ होता है? तो काली मुथु डांस जो है आपका तमिलनाडु में होता है। ये सारी चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? बताइए सर। क्लियर हुआ? हम्म। सारा क्लियर कर लीजिएगा और सब कुछ लिख लीजिएगा। इतनी बात जो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, उसके बाद अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आपके डॉक्यूमेंट को किसने ड्राफ्ट करा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ड्राफ्ट किसने करा था? चीफ ड्राफ्टमैन जो थे वो थे एस एन मुखर्जी सर। ठीक है। अब यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने था? कैलीग्राफर कौन था? कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखा था भैया? कैलीग्राफर कौन था? तो याद रखिएगा, इनका क्या नाम हो जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए, रायजादा भी लिख सकते हैं। लीगल एडवाइजर कौन था? संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार। लीगल एडवाइजर कौन था? तो ये हो जाएंगे सर BN राव। BN राव हो जाएंगे। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? तो ये थे SN मुखर्जी।
एस एन मुखर्जी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी वर्जन का ट्रांसलेशन किसने करा था, हिंदी वर्जन कौन लिखा था। हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन जो है वो कृष्ण वैद्य ने किया था, कृष्ण वैद्य। ठीक है भैया, क्लियर है बात। सेक्रेटरी कौन था, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था ये बताओ, सेक्रेटरी कौन था। तो इसको याद रखिएगा, HVR आयंगर, ये थे हमारे उस समय के सेक्रेटरी। और लास्ट लिख लीजिएगा क्या, डेकोरेशन किसने करा था कॉन्स्टिट्यूशन का, डेकोरेशन किसने करा था, डेकोरेशन। तो डेकोरेशन करने वाले कौन थे, तो डेकोरेशन करने वाले थे नंदलाल बोस जी, नंदलाल बोस जी जो थे वो डेकोरेशन करने वाले थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप मैथमेटिकल प्रिडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। उन्होंने बोला हेलियोसेंट्रिक मतलब सन जो है वो बीच में रहता है और बाकी सारे लोग चक्कर लगाते रहते हैं, ये किसने बोला था। तो याद रखिएगा ये बोला था निकोलस कॉपरनिकस ने बोला था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, निकोलस कॉपरनिकस ने बोला था क्या, कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल होता है, यानी सूर्य केंद्रित है, बाकी सब चक्कर लगाते रहते हैं, निकोलस कॉपरनिकस ने बोला है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस ने ही बोला था सन सेंटर यूनिवर्स के सेंटर में है, बाकी प्लैनेट्स जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं। इमैनुअल कांट ने क्या कहा था, इमैनुअल कांट ने बोला था नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था, तो यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, नेबुलर हाइपोथेसिस तो इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास ने दिया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा कि बताइए प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया था, थॉमस चैम्बरलिन ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, बस बिग बैंग थ्योरी याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था एडविन हब्बल ऑब्जर्वेशन को देखते हुए। तो आपसे पूछा जाएगा बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो आप बताएंगे क्या, जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। आपसे पूछा जाएगा कि प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने दिया था। इस बात को याद रखिएगा। बाद में सर जेम्स जीन्स और सर हेराल्ड जेफरी ने इसमें क्या करा था, सपोर्ट भी करा था, कुछ अमेंड भी करा था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किसने करा था, ओटो स्मिथ और कार्ल विट्सकर ने करा था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली आप नेबुलर हाइपोथेसिस याद रखिएगा इमैनुअल कांट का है, प्लेनेटिमल हाइपोथेसिस जो है चैम्बरलिन और मोल्टन का है। उसके बाद याद रखिएगा बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसका है, तो बिग बैंग थ्योरी जो है, इसमें तो मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ, बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसका है, तो ये जॉर्ज लेमेथियर का है, जॉर्ज लेमेथियर ने लिखा था। और नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने लिखा था, तो उस नेबुलर हाइपोथेसिस को यहाँ पर लिखिएगा, नेबुलर हाइपोथेसिस, इसको लिखने वाले इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास थे। प्लेनेटिमस हाइपोथेसिस को दिया किसने था, तो वो दिया था थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने। बस इतनी कहानी जो मैंने हाईलाइट करा है इसको चुपचाप नोट कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात। चलिए अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे याद करें सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो पूछा जाएगा जो जो देखो सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग यूज टू डिस्क्राइब अर्थ की हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री डिस्क्राइब करने के लिए होता है इयोन्स, इराज, पीरियड्स, इपोक और एजेस। तो मेजर डिवीजन में कौन कौन चीज़ें आती हैं, तो मेजर डिवीजन में आता है इयोन्स। इयोन्स क्या होता है, देखो चार इयोन्स होते हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, ठीक है याद रखिएगा। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक चार इयोन्स होते हैं सबसे बड़े। और उसके बाद इराज आता है, फिर पीरियड्स आता है, फिर इपोक आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या है, इयोन्स, इराज, पीरियड्स, इपोक और एजेस। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या इराज कितने होते हैं, पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सेनोजोइक एरा। उसके बाद कौन कौन से पीरियड होते हैं, कैम्ब्रियन, जुरासिक और क्वाटरनरी पीरियड। कौन कौन से इपोक होते हैं, तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इयोन्स, इरा, पीरियड्स और इपोक। इयोन्स कितने हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक। इराज कौन कौन होते हैं, पेलियोजोइक, मिसोजोइक और सेनोजोइक। और पीरियड्स कौन कौन होते हैं, कैम्ब्रियन, जुरासिक और क्वाटरनरी। और इपोक कौन कौन से होते हैं, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। ये कहानी याद हो गया। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन एज में क्या इंपॉर्टेंट है, कि अर्थ पे अर्ली लाइफ यहाँ से शुरू हो गया था। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। प्री कैम्ब्रियन में क्या इंपॉर्टेंट है, अर्ली लाइफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट हो गया था।
पेलियोजोइक ईरा में क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स आया था, रेप्टाइल्स आया था, मरीन लाइफ आया था। इसके बाद मेसोजोइक एरा में क्या आया था, डायनासोर आए थे, और पहली बार मैमल आया था मेसोजोइक एरा में। तो याद रखिएगा पहली बार मैमल कब आया था, मेसोजोइक एरा में। और सेनोजोइक एरा में क्या हुआ था, तो सेनोजोइक एरा में जो है मैमल्स और ह्यूमंस का राइज हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और करंट में जो अभी कौन सा इपोक चल रहा है, तो इपोक चल रहा है होलोसीन, जो 11,700 ईयर पहले स्टार्ट हुआ था, ह्यूमन सिविलाइजेशन का दौर माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिस्ट ने इसमें साइंटिस्ट को हेल्प मिली है अर्थ के इवोल्यूशन को समझने में, क्लाइमेट चेंज को समझने में, और लाइफ फॉर्म को समझने में। ये सारी कहानी जो है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको बना के रख दिया है। अब आता है सोलर सिस्टम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम के बारे में याद रखिएगा, सोलर सिस्टम क्या है, सेलेस्टियल सिस्टम इंक्लूडिंग द सन, प्लेनेट, एस्टेरॉइड, कॉमेट, डस्ट और गैसेस। सेलेस्टियल मतलब होता है जो अपने अर्थ पर नहीं है, वो सिस्टम। लोकेशन क्या है, तो मिल्की वे के ऑर्बिट में ये सब स्पाइरल में चक्कर लगाते रहते हैं, ओरियन आर में। इनर या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट किसको कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट को ही इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो चार होते हैं होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये होते हैं आपके कौन से इनर प्लेनेट। और आउटर प्लेनेट को जोवियन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, इसको गैसियस प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। टोटल प्लेनेट कितने हैं, 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। मरकरी जो होता है स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट टू द सन होता है और सबसे तेजी से चक्कर लगाता है। वीनस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, अर्थ के जुड़वा कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लेनेट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, और सल्फ्यूरिक एसिड का बादल बना हुआ होता है, इसलिए वीनस का इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जिसको बुध बृहस्पति बोला जाता है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, और एक्सिस टिल्ट जानते ही हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा किसके कितने मून्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मून्स ऑफ वेरियस प्लेनेट। देखो मरकरी का कोई मून नहीं होता है, वीनस का कोई मून नहीं होता है, अर्थ का कौन होता है, एक मून होता है, वो है चंद्रमा मामा, चंदा मामा। मार्स का कौन सा मून होता है, तो मार्स का याद रखिएगा 2 मून होते हैं, फोबोस और डिमोस। आपसे पूछा जाएगा कि जुपिटर के कौन से मून होते हैं, तो जुपिटर के 80 मून्स हैं, जिसमें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सैटर्न के 80 से ज़्यादा मून्स अब तक पता चल चुके हैं, टाइटन, रिहा और लेपिटस, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सर यूरेनस के कितने हैं, 27 हैं, जिसमें टाइटेनिया, ओबेरॉन और मिरांडा, याद रखिएगा। नेपच्यून के 14 हैं, जिसमें ट्राइटोन, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे टाइटेनिया है, यहाँ पर टाइटन है, तो टाइटन जो होगा वो सैटर्न का होगा, यूरेनस का क्या होगा, टाइटेनिया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो मून्स हैं इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लेनेट इज द फास्टेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट अबाउट 29 माइल्स यानी 47 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। मरकरी सबसे तेज चलता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मरकरी, वीनस। सन से दूर जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, तो लिख लीजिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद आता है एस्टेरॉइड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद आता है कुइपर बेल्ट। ठीक है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट किसके किसके बीच आता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। इनर प्लेनेट और जोवियन प्लेनेट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट भी आता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द जोन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल कॉल्ड। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में कौन सा क्या कहलाता है, जोन कहलाता है। तो इसको देखिएगा ध्यान से, ये आपका है क्या, इक्वेटर 0 डिग्री, और इक्वेटर वाले एरिया को 23.5 डिग्री इधर, 23.5 इधर, इस वाले पूरे एरिया को बोला जाता है क्या, टोरिड जोन। और इस वाले एरिया को बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन होता है इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया होता है इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, ये टेम्परेचर के हिसाब से चलता है। तो देखिए जब 0 डिग्री से 23.5 इधर, 23.5 इधर, इसको टोरिड जोन कहा जाएगा। 23.5 से 66.5 के बीच में जो एरिया होता है इसको टेम्परेट, यहाँ पर भी 23.5 से 66.5 टेम्परेट होता है। उसके बाद 66.5 से 90 के बीच में फ्रिजिड, और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, फ्रिजिड हो जाता है। ये पूछ रहा है कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, आर्कटिक सर्कल ये और नॉर्थ पोल ये, यानी इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, इस वाले एरिया को आपका क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन बोला जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो आप बता सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए आगे है।
आगे पूछ रहा है कि बताइए ये CHSL का है, ग्रुप ऑफ 40, कुल मिला कहने का मतलब चालीसा के बारे में बता रहा है। चालीसा जो है वो किसने बनाया था, वो वॉज इन रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत, व्हाट वाज द चालीसा ग्रुप, चालीसा ग्रुप क्या हुआ करता था। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चालीसा ग्रुप क्या हुआ करता था, चालीसा ग्रुप हुआ करता था जो दे वर मोस्टली पावरफुल तुर्की स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश हु टुक पावर इन द इंटररेग्नम फॉलोइंग सुल्तान रजिया किलीन। रजिया के मरने के बाद इल्तुतमिश ने बनाया था चालीसा, और वो जो है वो इंटररेग्नम वो पूरा जो है अपना राज का संभालने लगे। वे मोस्टली इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद के अंतराल के बाद सत्ता प्राप्त की, उसको बोला जाए चालीसा। और चालीसा को यानी चहलगानी को किसने खत्म किया था, तो ये बलबन ने खत्म किया था, बलबन ने इसको खत्म किया था। और किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के बाद रजिया बनती हैं, और रजिया के बाद से रजिया को मारकर ये चालीसा जो है वो पूरा अपना दिल्ली सल्तनत संभालना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द tetramer and facilitate the diffusion of water or some small unmodified solute across cellular membrane। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर कोई चीज आए, इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वापोरिन्स। क्या बनाता है ये, तो ये टीट्रेमर बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, टीट्रेमर बनाता है। और एक्वापोरिन जो है इंपॉर्टेंट है। तो एक्वापोरिन्स जो होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन होता है जो टीट्रेमर बनाता है सेल मेम्ब्रेन में। तो लिख लीजिएगा ये क्या बनाता है, फॉर्म्स करता है क्या, टी ट्रेमर, और सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो डिस्कवरी हुई थी एक्वापोरिन्स की, नोबेल प्राइज उसको केमिस्ट्री में 2003 में दिया गया था पीटर एग्रे को। एक्वापोरिन की खोज जो है वो किसने करी थी, तो पीटर एग्रे ने करी थी, और उनको 2003 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था भैया, तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। केमिस्ट्री का क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, कब, 2003 में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस में होते हैं, जैसे किडनी फंक्शन, ब्रेन वाटर हिमोस्टेसिस और प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट। एक्वापोरिन्स जो होते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस में भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग क्या होती है, PHYSIO, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बहुत सारे काम में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कहा जाए कि भाई चलो ठीक है, किडनी का फंक्शन कौन कराता है, यही कराता है, किडनी का फंक्शन कराता है। ब्रेन वाटर को रेगुलेट कौन कराता है, एक्वापोरिन्स कराता है। आपको कहीं पता होगा प्लांट वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, प्लांट वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करता है, तो एक्वापोरिन्स करता है, ठीक है। बहुत सारे एक्वापोरिन्स होते हैं जो सब अपने अपने फंक्शन होते हैं सबके। और याद रखिएगा कि अगर कभी भी एक्वापोरिन्स में, याद रखिएगा कभी भी एक्वापोरिन्स में अगर क्या हो जाता है, एक्वापोरिन्स में क्या गड़बड़ी आ जाती है, मेल फंक्शन हो जाता है। मेल फंक्शन मतलब खराबी आने लगती है एक्वापोरिन्स में, तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है भैया, याद रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज हो जाता है। कभी कभी ब्रेन एडिमा का भी केस हो जाता है, ब्रेन में स्वेलिंग, ब्रेन में पानी का भर जाना, ब्रेन एडिमा कहलाता है। तो डायबिटीज और ब्रेन एडिमा एक्वापोरिन्स की वजह से हो जाते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज कंपोनेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। टर्शरी सेक्टर इकोनॉमी में क्या आता है, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग। देखो इसमें दिया हुआ है, देखो तीन टाइप के सेक्टर होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल और अलाइड सर्विसेज, ये सब प्राइमरी में आते हैं। मैन्युफैक्चर वाला जो चीज़ होता है वो सेकेंडरी में आता है, और प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल ये भी सेकेंडरी में आता है। सर्विस सेक्टर टर्शरी में आता है, बैंकिंग और इंश्योरेंस टर्शरी में आता है, टीचिंग किस में आता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी टर्शरी में आता है। इसको क्वाटरनरी या क्वीनरी में भी लिखा जा सकता है, क्वाटरनरी जो अलग से आता है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा टर्शरी सेक्टर है, तो टर्शरी सेक्टर में कौन आ जाएगा, बताओ। विच ऑफ दीज इज कंपोनेंट ऑफ टर्सरी सेक्टर, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है वो आपको किस में आ जाएगा, प्राइमरी में आएगा। वाटर सप्लाई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, होटल और रेस्टोरेंट जो है वो टर्सरी सेक्टर यानी सर्विसेज में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होटल और रेस्टोरेंट। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी के साथ गेम चेंजर का पहला वीडियो आपका होता है ख़त्म। और आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को कंप्लीट करना है।
2 टाइम्स किसी भी एनी हाउ आपको कंप्लीट करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में इसको छोड़ना नहीं है। मैंने बहुत सारे डिटेल बताए हैं, बहुत सारा थोड़ा फास्ट भी करा है ताकि बहुत लंबा वीडियो ना जाए, लेकिन मैंने जो आपको बताए हैं ये यूट्यूब पे एक पूरी गारंटी है, इतने कम समय में आपको इतना सारा कंटेंट कोई भी नहीं दिया होगा। तो गेम चेंजर में आपका स्वागत है, ये आपकी लिगेसी है और हम दोनों मिलकर एग्जाम को फोड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। अगले वीडियो में मिलते हैं गेम चेंजर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कम से कम 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, पीडीएफ मिल जाएगा, उसके बाद चौथी बार पीडीएफ से करिए, 2 बार कम से कम वीडियो को करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में इसको छोड़ना नहीं है, ये मान के चलिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपका करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।